और उनसे और भी ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे कि जो ये सीज़न है, उन्होंने यील्ड लेने के बाद का जो सीज़न है वो उस सीज़न में मतलब वो क्या करेंगे, प्राप्त होती है वो एक साल में कितनी बार वो इस तरह से जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं एक रूम के अंदर, तो वो कितनी बार उसकी यील्ड ले सकते हैं, तो वो सब पता करके आपको आज बताएंगे। और इसमें क्या क्या सीड कहाँ से ले, तो एक हॉबी के लिए है कि आपने लगाया उसमें से कुछ हो गया, बट उसको एक्चुअली पानी नहीं जाता है, पानी मॉइस्चर के थ्रू जाता है, मतलब मिट्टी की जरूरत ही नहीं है, मिट्टी की तो जरूरत ही नहीं है, बिना मिट्टी के सीड ग्रो हो जाएगा। तो किस ठीक है, पानी लाइट ठीक है। इसमें एक इंसान की तरह सीड, इंसान पहले पैदा होता है छोटा सा, ले आप ट्रेनिंग अगर उसको दो, वो लेना चाहे पूरा गाइडेंस आपसे, तो वो ले सकता है और कैसे ले सकता है? ठीक है, तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं। अच्छा, आप करा रहे हो ट्रेनिंग? हाँ, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, बट सो हे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, गाय फ्रॉम अजमेर, अजमेर की गलियों से आपके दिलों तक। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं वापस से, जो कि है पार्ट 2। ध्यान होगा आपको, हमने एक ब्लॉग बनाया था अजमेर में उगादी केसर, तो आज उसी का ही पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। कुछ एक इशू आए थे उसमें ऑडियो के, तो हमने सोचा क्यों ना एक दोबारा से थोड़ा डिटेल्ड ब्लॉग बनाते हैं उसका। अभी फ़िलहाल बात ऐसी है कि अभी जो केसर होती है ना, वो तो उन्होंने कल्टीवेट कर दी, यील्ड ले ली उसकी, और अभी उसके जो सीड हैं उन्होंने उसको है ना केसर के, तो उन्होंने उसको अभी ग्रो करने के लिए मिट्टी में दबाया है, या मतलब डाला है मिट्टी में। तो मतलब उसके वो जो ग्रो करना स्टार्ट होते हैं ना, तो अभी उस स्टेज में है। तो अभी चलते हैं, आपको सीड भी दिखाएंगे आज, और उनसे और भी ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे कि जो ये सीज़न है, उन्होंने यील्ड लेने के बाद का जो सीज़न है वो उस सीज़न में मतलब वो क्या करेंगे, क्या क्या मतलब कि क्या क्या कर सकते हैं ऑफ सीज़न में। और मतलब केसर का जो अपन को यील्ड प्राप्त होती है वो एक साल में कितनी बार वो इस तरह से जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं एक रूम के अंदर, तो वो कितनी बार उसकी यील्ड ले सकते हैं, तो वो सब पता करके आपको आज बताएंगे। और इसमें क्या क्या सीड कहाँ से लेते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस आज के ब्लॉग में मिलेगी। तो प्लीज़ बने रहिए ब्लॉग के साथ। और अभी जस्ट पहुँचते हैं उनके पास। वेलकम टू माय चैनल गाइज। तो वापस आ चुके हैं अपने केसर किंग के पास, और जो पिछले वीडियो में इशू हुए थे उसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे। और अभी इनकी यील्ड पूरी ये ले चुके हैं, तो अभी इन्होंने कुछ अभी ग्रो नहीं किया है, तो जानेंगे अब ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सीड अवेलेबिलिटी क्या है। क्योंकि मुझे पिछले ब्लॉग में भी लोगों ने पूछा है कि हम सीड कहाँ से लें, लोगों को पता ही नहीं होता है, तो उसके बारे में भी इनसे जानना चाहेंगे। और ये अपनी अब कितनी वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे फ्यूचर में, और थोड़ा क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत उस पर प्रकाश डालेंगे। तो यश जी आ जाइए वीडियो में। हेलो, तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। पिछला ब्लॉग हमारा लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है उसमें, तो इसलिए हम दोबारा आपके पास आए हैं आपको परेशान करने। तो अब कुछ सवाल है हमारे, हाँ, तो उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो अभी आपने जो इसको यील्ड ली है, तो लगभग आपका कितना कुछ हुआ होगा यील्ड? हमारा अराउंड 400 से 450 ग्राम के आसपास हो गया यील्ड हुआ है। हाँ, वो भी इस छोटे से सेटअप से। हाँ। अच्छा, तो अब फिलहाल कश्मीर में तो इसका गया वेदर उगाने का, हाँ, और अपने यहाँ भी अपना अजमेर का वेदर तो आप जानते ही हो। अब आप क्या स्टेप लोगे आप, मतलब अभी क्या करने में लगे हो, या ये यील्ड है ये दोबारा गेन की जा सकती है, ग्रो की जा सकती है बिना मौसम के? क्योंकि नेचुरल वाला तो गया, अब बिना मौसम के आपके क्या स्टेप्स होंगे, थोड़ा बहुत कुछ उसके बारे में आप बताएं। ठीक है, तो ग्रो तो आप कर सकते हो। अच्छा, लेकिन वो जो ग्रोथ की टेक्निक्स है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। इजीली का क्या बोलूं कि वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि इसकी कुछ मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू इसको ग्रो किया जाता है। वो एक कंपनी है इजराइल में, वो ग्रो करती है, और उनके पेटेंट्स है, तो वो टेक्निक आपको मिलेगी नहीं। तो हो तो सकता है, बट यहाँ नहीं होगा। अच्छा, या यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वो टेक्निक हमें पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। अच्छा,
तो वो तो पेटेंट है, तो हाँ। अपन को कुछ बताया नहीं जाएगा। हाँ। सही है। तो यश जी, मैं अगला जानना चाह रहा था कि आप, जैसे मुझे लोगों ने पूछा है कि सीड कहाँ मिलेगा, लोग करना चाह रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम केसर का सीड कहाँ से लाएं, तो जी। उस बारे में आप कुछ बताइए। तो केसर का जो सीड है वो कश्मीर में मिलता है। ठीक है। केसर के सीड के बहुत सारे लोग हैं जो केसर के सीड में मिडिलमैन प्ले करते हैं, फार्मर से लेंगे, आपको दे देंगे। ठीक है। तो उस तरीके के भी कई लोग हैं जहाँ से आप, जिनसे आप ले सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर कोई कश्मीर जा सकता है, वहाँ से सीड ला सकता है, तो वहीं से लेके आ जाए। बट सीड लाकर अगर आप अपने घर में लगाओगे तो वो एक नेचुरल सीड है, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको ग्रो करना है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट उसके लिए सूटेबल नहीं है। बिल्कुल सही है। उसके लिए कश्मीर का एनवायरनमेंट ही चाहिए। तो फिर आपको ये रूम भी बनाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, तभी वो ग्रो होगा। ऐसा होता है कि हमने जैसे 100 सीड लगाए बाहर, 100 में से एक सीड ने फ्लावर दे दिया, तो ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ है। हमने बाहर काफी सारे सीड लगाए थे, हमें कम से कम 50 फ्लावर अजमेर के नॉर्मल टेम्परेचर में, जो यहाँ ह्यूमिडिटी है, जो यहाँ लाइट है, उसी में हमें 50 फ्लावर बाहर ही आ गए। अच्छा। बाहर ही आ गए। तो वो हो जाता है, बट वो कमर्शियल चीज नहीं है, वो तो एक हॉबी के लिए है कि आपने लगाया, उसमें से कुछ हो गया, बट उसको आप कमर्शियली उसको नहीं कर सकते। उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ के लिए, वो कश्मीर में ही है सूटेबल। और मुझे थोड़ा ये भी सवाल आए थे कि क्या आप सीड अवेलेबल करा देंगे? सीड अवेलेबल कराने में मैं हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा। अगर किसी को सीड चाहिए तो सीड अवेलेबल कराने में मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। बस मैं यही बोलूंगा कि सीड में आप मिडिलमैन से बचें, है ना। अगर मैं सीड अवेलेबल कराता हूँ तो मैं मिडिलमैन बन जाता हूँ, राइट। ठीक है। हाँ। तो मैं उसमें आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे आप सीड प्रोक्योर करेंगे, आप कैसे लेकर आएंगे, मैं उसकी टेक्निक्स बता सकता हूँ। हम खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग्स में हम ये चीजें भी बताते हैं कि आप सीड किस तरीके से अजमेर तक, जैसे हम अजमेर रहते हैं, तो कैसे आप अजमेर तक या अपने किसी भी शहर तक आप सीड कैसे लेकर आ सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं। और मैंने इसलिए एम्फेसिस करके बोला कि कैसे ला सकते हैं, वो कि सीड को कोल्ड कंडीशंस चाहिए, उसको लाने में भी कोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए। तो उसके भी काफी चीप मैकेनिज्म्स हैं जिनको यूज करके आप लेकर आ सकते हो। तो आप उन सब में हेल्प कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो यश जी, मैं आपसे अगली चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो इसमें टेक्निक यूज कर रहे हो एक कमरे के अंदर, थोड़ा बहुत उसके बारे में आप उस पर प्रकाश डालेंगे? ठीक है। तो ये एरोफोनिक्स टेक्निक है। ओके। इसमें सीड को आप लाके रखते हैं ट्रेज में, बिना मिट्टी और बिना पानी के। बिल्कुल सही। इसमें डायरेक्टली पानी नहीं जाता है, पानी मॉइस्चर के थ्रू जाता है, मतलब मिट्टी की जरूरत ही नहीं है। मिट्टी की जरूरत ही नहीं है, बिना मिट्टी के सीड ग्रो हो जाएगा। तो किसी भी सीड को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए? मिट्टी, टेम्परेचर, पानी, लाइट। ठीक है। इसमें हम मिट्टी का जो रोल है वो लाइट से क्रिएट करते हैं। ओके। ठीक है। हम टेम्परेचर जो है वो हमारे चिलर से प्रोड्यूस करते हैं। पानी के लिए भी आधा काम चिलर कर देता है, ठीक है, और बाकी काम ह्यूमिडिफायर कर देता है। अच्छा, तो आपने कोई ह्यूमिडिफायर भी लगा रखा है? करेक्ट। तो वो ह्यूमिड को उमस बोलते हैं वैसे तो। मिस्ट फॉर्म में पानी को छोड़ता है वो, गैस फॉर्म में। मिस्ट एक्चुअली होती है पानी के बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल। अच्छा। हाँ, उस फॉर्म में वो पानी छोड़ता। तो आपको यहाँ पे सॉइल वगैरह किसी की भी सूरज की रोशनी कुछ नहीं चाहिए आपको? हाँ, सूरज की रोशनी के लिए, बेसिकली रोशनी के लिए हमने लाइट्स लगा रखी। तो यश जी, अभी तो सीजन ऑफ हो चुका है इसका। अब आप अगले किस सीजन में, मतलब विंटर, समर या फिर बारिश जो होती है, उसमें ग्रो करोगे, या अभी आपकी क्या प्रोसेस चालू है, आप इसमें एक्टिव हो या? हाँ, तो अब क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हो चुका है, हाँ, हार्वेस्ट हो चुका है, अब हमने सीड को मिट्टी में लगा दिया है। अच्छा। और अब मिट्टी में उसको हर 7 दिन में एक बार पानी देते हैं। ठीक है। वही अब जुलाई तक चलेगा प्रोसेस। ओके। फिर जुलाई में वापस से हम इसके अंदर ले आएंगे। यही प्रोसेस हर साल हम रिपीट करते रहेंगे। ओके। बस यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सीड्स बढ़ जाएगी, क्योंकि सीड्स मल्टीप्लाई होते हैं। हाँ।
तो वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी सीड्स की। मतलब आपकी जो यील्ड होगी वो पहले से डबल हो सकती है। डबल से थोड़ा मतलब डबल नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये भी एक इंसान की तरह सीड। इंसान पहले पैदा होता है, छोटा सा होता है, ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाता, धीरे धीरे बड़ा होता है, वो अलग अलग चीजें करना सीखता है। तो बस वैसा ही है इसमें भी, जब सीड जो पैदा होगा नेक्स्ट ईयर, वो एकदम से फ्लावर नहीं देगा, वो शायद उसके अगले साल फ्लावर दे। ऐसा है। और यश जी, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। हाँ। अब बिना गाइडेंस के ये करना और इतना पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। हाँ बिल्कुल। तो मैं जानना चाह रहा था कि अगर कोई आपके थ्रू ट्रेनिंग ले, आप ट्रेनिंग अगर उसको दो, वो लेना चाहे पूरा गाइडेंस आपसे, तो वो ले सकता है और कैसे ले सकता है? ठीक है, तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं। अच्छा, आप करा रहे हो ट्रेनिंग? हाँ, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, बट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो पूरे इंडिया में बहुत जगह हो रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा। बट ट्रेनिंग में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि आपको एक तो इन डेप्थ नॉलेज मिले। ठीक है। फिर आप जब ट्रेनिंग लेके यहाँ से जाओगे तो क्या होता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का, मैंने इंडिया में 2 अच्छी बड़ी ट्रेनिंग्स करी हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का यही है कि वहाँ पर एक बार आपने ट्रेनिंग ले ली, वहाँ पर आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, बट उसके बाद बहुत ही कम सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत कम है बाद में, इस वजह से हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि 2 साल तक कंटिन्यूअस सपोर्ट रहता है। 2 साल तक? हाँ, और हम अपने जो ट्रेनी है उसको ट्रेनी नहीं, पार्टनर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। हम उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो हमें फ्यूचर में एज अ बिजनेस पार्टनर हमारे साथ काम कर सके, इस तरीके से। तो इस तरीके की हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो यश जी, मैं अगली चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ अबाउट द ट्रेनिंग, कि आप ट्रेनिंग ओनली थ्योरेटिकल देते हो या उसको प्रैक्टिकल भी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है आपके यहाँ पे? हाँ, तो दोनों चीजें होती हैं। थ्योरेटिकल बताया जाता है, प्रैक्टिकल भी बताया जाता है। प्रैक्टिकल बेसिकली ये दिखाया जाता है ये सब कि ये कैसे बनाना है, कैसे आप इसको कम प्राइजेस में बना सकते हो, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है। हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेनिंग में हम साइड में बैठकर लोगों के साथ डिजाइन करते हैं कि बेस्ट तरीका क्या है आपके रूम में रैक्स लगाने का। अच्छा। मतलब आप रैक कैसे भी लगा सकते हो, यहाँ पर रैक्स ऐसे वर्टिकल लगे हुए हो सकता है, रैक्स इस तरीके रूम के साइज के अकॉर्डिंग डिजाइन कैसे करना है, क्योंकि लोगों का रूम नॉर्मली बना हुआ होता है, रूम बना हुआ होता है, उसके अंदर ये सेटअप करना होता है, तो उसमें कैसे ऑप्टिमम तरीके से कर सकते हैं, तो वो चीजें भी होती हैं। प्लस जो हमने ये बात करी कि आप ट्रेनिंग जो हम देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के बाद हम लोग एक Q&A सेशन रखते हैं हर दूसरे वीक, जुलाई से लेकर नवंबर तक। अच्छा। और उस Q&A सेशन में हम जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उस टाइम जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। अच्छा। बाकी जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने इंडिया में देखे हैं वो 1 या 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको 2 साल तक का सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। प्लस आपको हर दूसरे वीक जुलाई से लेकर नवंबर तक आपको Q&A होता है। Q&A का वही पीरियड इसलिए रखा गया है क्योंकि उसी टाइम पे प्रैक्टिकल एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है। ओके। जब आपको इसके बारे में पता चला कि सैफरॉन की फार्मिंग इजीली इंडिया में भी हो सकती है, तब से लेकर आपने जो अपनी लैब बनाई उससे पहले तक आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, आप हमें उसके बारे में ज़रा बताइए। ठीक है, तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी, कश्मीर भी होके आया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ट्रेडिशनल फार्मिंग देखी, एरोफोनिक फार्मिंग देखी। बट एक फेज़ होता है शुरू में जिसमें हम कहते हैं कि हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना है, कि इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा रिटर्न कब आएगा। तो उससे पहले के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जब हमने यहाँ पर कुछ भी करने से पहले क्या क्या स्टेप्स लिए। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मुझे इजराइल की कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनने एक नंबर बताया था, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, ट्रेनिंग्स ली थी।
तो ट्रेनिंग्स का पार्ट में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी मिल जाती है, आपको प्रैक्टिकलिटी के भी 20% नॉलेज मिल जाती है। बट उसके बाद जब आपको ये पता पड़ जाता है कि आपको क्या मटेरियल यूज करना है, क्या किस तरह की आपकी ट्रेस बनानी है, किस तरह का आपको रूम बनाना है, आपके रूम के साइज के हिसाब से आपको कितना बड़ा चिलर चाहिए, आपको कौन सा ह्यूमिडिफायर चाहिए, इस तरह के जो जो भी पार्ट्स हैं इस रूम के, वो जब आपको मालूम पड़ जाते हैं तब आप उनके बारे में, मैंने बेसिकली रिसर्च करना चालू किया कि ये पार्ट्स मुझे कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं और ये B2B ज्यादा वर्क करते हैं। हाँ। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ज्यादा वर्क करते हैं, आपको इजीली रिटेल शॉप्स पे नहीं मिलेंगे। तो मैंने भी शुरू में यही किया था, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो मैं अपने अजमेर में जाकर AC की शॉप्स पे पूछता था कि चिलर कितने का मिलेगा, चिलर मेरा रूम का साइज इतना है तो चिलर कितना बड़ा लगेगा। तो लोगों को आइडिया ही नहीं होता था, क्योंकि चिलर कोई ऐसे खरीदता नहीं है। हाँ, चिलर का घर में कोई काम नहीं होता, नॉर्मली मिलता नहीं है। तो इस वजह से हमने फिर थोड़ा रिसर्च करना चालू किया कि ये चिलर्स कहाँ मिलेंगे, फिर चिलर्स ढूंढना चालू किया। तो मैंने एक बहुत लंबा पाथ था मेरा जिसमें मेरे को ये सारे पार्ट्स ढूंढने के लिए, बट अब मैंने एक सोफिस्टिकेटेड और इजी पार्ट निकाल लिया कि किस तरीके से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो सेटअप है ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये हमने मिट्टी में सीड्स को डाल दिया है अब, क्योंकि अंदर का काम खत्म हो गया है, जो हमारी लैबोरेटरी में रखा था तो काम खत्म हो गया है। तो हमने इसको एक मिट्टी का स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन बनाया है, मिट्टी के स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में इस सीड्स को डाल दिया है। ये सीड बिल्कुल वही नॉर्मल हमारा सीड है, उसी सीड को हमने ये अंदर रखा था पहले सीड, ये सीड है, इसको हमने अभी मिट्टी में डाल दिया है। केसर का ये सीड होता है ना? केसर का सीड इस तरीके का दिखता है। अच्छा, क्या पार्ट है इसका? ये ऊपर ये इसका वो फ्लावर, ये इसका बड है। अच्छा। इस बड में से इसका फ्लावर निकलता है। अच्छा। इस पूरे सीड को कॉम बोलते हैं, कॉम COR। सीड तो काफी बड़ा है मतलब केसर होती इतनी सी, हाँ, सीड उसका इतना बड़ा सीड है। ये महंगा भी तो इसीलिए है क्योंकि इसमें काफी मतलब ये बेसिकली ये जो सीड है इससे जो केसर निकलेगा बहुत ही कम केसर निकलता है एक सीड से। तो पूरे लाइफ टाइम में भी शायद तीन इसकी सिर्फ 3 रेशे निकलते हैं। तो पूरे लाइफ टाइम में एक केसर का सीड 1 ग्राम केसर भी पूरी तरह से नहीं बना सकता। तो उसकी पूरी लाइफ टाइम में मतलब 10-12 साल की लाइफ टाइम भी होती है केसर के सीड्स की, तब भी नहीं बना सकता। तो आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हो और इसको अगले सीजन में यूज करोगे, इसको अगले सीजन में ग्रो होंगे, ये ग्रो होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई भी अंदर, हाँ, इसी में मल्टीप्लाई होंगे। आप अपनी जॉब के साथ साथ इस केसर फार्मिंग को कैसे समय दे पाते हो और इसमें कितना एफर्ट लगता है? ठीक है, तो मैं एक बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देना चाहता हूँ कि मैं केसर फार्मिंग को बहुत 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 कम समय देता हूँ, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में रिसर्च कर लिया था तो मुझे ये समझ में आ गया था इसमें एफर्ट 10 मिनट का है डेली। मैं खुद यहाँ पर वीकली आता हूँ एक बार। अच्छा। और मेरे पापा डेली यहाँ पर जो मॉनिटरिंग वर्क होता है वो मेरे पापा कर लेते हैं। अच्छा। जो वीकली इसमें काम होता है वो सिर्फ सीड में पानी देने का होता है, जो जब सीड मिट्टी में डला हुआ होता है। ठीक है। तो वो तो एक बार पानी देना है, वो चाहे मैं दूंगा या मेरे फादर देंगे, वो एक ही बात है। एक ही बात। यहाँ पर जो मॉनिटरिंग का काम है पापा कर लेते हैं, तो वो भी सिर्फ 10 मिनट का है और उसमें बस क्या मॉनिटर करना है वो मैंने पापा को सिखा दिया है। तो वो इजीली देख के वो मॉनिटर कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब जो अकेला व्यक्ति भी अगर इसको करना चाहता है तो इजीली तरीके से कर सकता है। हाँ, अकेला आराम से कर सकता है। तो अगर कोई भी केसर की फार्मिंग करना चाहता है इस तरीके के एक सेटअप बना के जिसमें एरोफोनिक टेक्निक के थ्रू केसर पैदा होती है, तो मैं उसे यही एडवाइस करूंगा कि अपनी रिसर्च थरो तरीके से कर लें। हर जो भी आपको मटेरियल अवेलेबल मिल रहा है, मटेरियल्स विजिट कर लो, देख लो कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। यूट्यूब पे जब हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो यूट्यूब पे सब कुछ अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो सब कुछ हरा हरा दिखता है। सब कुछ ऐसा दिखता है कि ये बस फटाफट से ग्रो हो जाएगा, हम बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे और हम अपने जो हमारा
वित्तीय स्तर है उसको ऊपर ले जा पाएंगे। बट कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आपको शायद यूट्यूब पे नहीं दिखेंगे, तो वो चैलेंजेस आपको अगर देखने या समझने हैं तो इस तरीके के लोगों से बात कीजिए जो लोग इस फार्मिंग में हैं। अगर आपको लग रहा है जरूरत तो आप इस चीज की ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि आप अपनी एनालिसिस कीजिए कि आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, और ये एनालिसिस सबको करना बहुत जरूरी है क्योंकि सबके पास जो रूम है वो अलग अलग साइज का है। अगर किसी के पास रूम नहीं है और वो रूम बनाना चाहता है तो वो भी शायद हो सकता है एक अलग साइज का रूम बनेगा, तो और उसकी डिमेंशंस कैसी होंगी, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। आप किस तरीके से अपने रैक्स रूम में प्लेस करोगे, तो ये सारी चीजें पहले से पहले हम करके रखते हैं डिसाइड कि हमें इतना मटेरियल लगेगा, इस मटेरियल का मेरे बाजार में मतलब मेरे आसपास जो अवेलेबिलिटी है उसमें इसका इतना कॉस्ट है, तो टोटल मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल मैं कितने टाइम में इस कॉस्ट को रिकवर कर पाऊंगा, कब से मेरा फार्म ऐसा हो जाएगा जब मैं प्रॉफिट अर्न करना चालू कर दूंगा, और मैं इस फार्म को इजीली कैसे चला सकता हूं। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है या कोई ना कोई अवेलेबल रहता है जो सिर्फ 10 मिनट यहाँ आके देख लेता है। 10 मिनट चाहिए बट आना डेली है, 10 मिनट आना है, वो डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन जरूरी है। हाँ, तो किसी भी चीज को करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, ऐसे इसके लिए भी बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। तो वो आपको डेफिनेटली ये सोचना पड़ेगा क्या आप ये डेली 10 मिनट दे सकते हो। बहुत बड़ा टाइम नहीं है बट डेली देना है। 10 मिनट कोई भी निकाल सकता है। करेक्ट। तो और ऐसा भी है कि आप इसको जब एक बार आप ये सीख जाओगे, जो आप अलग अलग जगह से यहाँ ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती है, तो आप ट्रेनिंग्स करके जब ये सीख जाते हो तब यहाँ पर आप और लोगों को भी समझा सकते हो, और लोगों को भी ये बता सकते हो सकता है कभी कभी आपको बाहर जाना पड़े, कहीं नहीं मिल पाए आपको टाइम, अपने किसी को बता दिया कि ये चीज ध्यान रखनी है, बस वो बंदा वो चीज ध्यान रखेगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है। बट ये सारी एनालिसिस आप एक भी रुपया लगाने से पहले, ट्रेनिंग्स में जो पैसा लगता है या मटेरियल सर्च करने में जो पैसा लगता है, आप बाजार में थोड़ा घूमते हैं उसमें जो आपको पेट्रोल और फ्यूल का जो खर्चा लगता है उसको छोड़ दूं अगर मैं, जब आप यहाँ एक अपना कमरा आपने डिसाइड कर लिया आप इसमें आप पैसा लगाने वाले हो, उससे पहले ये सारा एनालिसिस कर लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये चीज कर सकते हैं, इसमें आपको ये आपके लिए एक्चुअली बहुत फीजिबल है, तभी आपको ये करना चाहिए। सिर्फ YouTube पर देखकर उससे इंस्पायर होकर ये डायरेक्टली इस फील्ड में उतर जाना एक बुद्धिमानी की चीज नहीं होगी। तो यश जी, आपका जो भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप 2 साल तक का सपोर्ट दे रहे हो। मतलब इंडिया में 1-2 दिन की ट्रेनिंगें हो रही हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप इनसे जुड़ेंगे और ये ट्रेनिंग देने के बाद कोशिश करते हैं कि आप उनके पार्टनर हो जाओ, एज अ पार्टनर ज्वाइन कर लो, तो बहुत सपोर्ट रहता है गाइस इस चीज़ में। तो यश जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा दोबारा। थैंक यू। हमारे इस ब्लॉग को भी बहुत प्यार मिलेगा जैसे पहले ब्लॉग को मिल रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं। जी।